और हम लोग दूसरे सर्किट की तरफ बढ़ते हैं। अब की बार हम लोग क्या लेंगे भाई, हम लोग आरसी सर्किट लेंगे, एक रजिस्टर डालेंगे और एक इंडक्टर डालेंगे। ओके, बट बिफोर मूविंग टू एनीथिंग एल्स, वार्म वेलकमिंग यू इन माय चैनल गीज़ा एजुकेशन, मेकिंग ऑल सच वीडियोज़, ट्राई टू मेक इट a little bit simpler, a little bit easier, concise, so that you may find yourself friendly with the physics. Okay, so I hope the things whichever I am doing, it's really getting into your brain. I mean, everything is getting clear. I hope, if not, I mean, you are going to comment in the box so that I may get clarified that what are the things which are needed to be improved, which are needed to be corrected down. Okay, सारी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसीलिए अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़कर उसे मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। आई एम गोइंग टू ट्राई टू हेल्प यू आउट ओवर देयर। सो अगेन देखो, चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करो और बुक से ज़रूर चीज़ें करो, चाहे लेक्चर के बाद करो या लेक्चर से पहले करो, ठीक है। लेक्चर इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ बुक्स, नो लेक्चर कैन एंड नो टीचर कैन एवर बी रिप्लेसमेंट ऑफ सरस्वती, ठीक है। शी इज़ बिगेस्ट ऑफ ऑल। ओके, कमिंग बैक, LR सर्किट डिस्कस हो गया, इसमें क्वेश्चंस की बात हो गई। नाउ वी आर डिस्कसिंग RC सर्किट। RC सर्किट भैया क्या है, अब की बार रजिस्टर लगाया और साथ में एक कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है, और अल्टरनेटिंग सोर्स तो हमारा है ही, ठीक। थोड़ा सा फिगर उधर से नहीं बन पाता है, ठीक है। अब आप ऐसा है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हुआ होगा VR हुआ होगा, इसके अक्रॉस VC हुआ होगा। फिर से वही फिगर बनाते हैं, याद करिए, मैंने कहा था अगर ये VL है, अगर ये VR है, ये VL है, तो ये VC होता है, क्योंकि करंट VR के अलॉन्ग है, तो मुझे पता है करंट से वोल्टेज इंडक्टर का आगे होता है और कैपेसिटर का वोल्टेज पीछे होता है, ये तो हमें पता ही है। अब चूंकि यहाँ पे R और C का सर्किट, VR और VC ही हमारा इन अकाउंट है, सो आई एम गोइंग टू रब डाउन द VL, इट इज़ नॉट नीडेड एट दिस स्टेज। ओके, तो ये बात समझ में आई आपको, VR है, VC है हमारे पास, ठीक। अब VR और VC है। अब देखो, अगर इनका हम रिजल्टेंट देखें, अब चूंकि ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं, बार बार कह रहा हूँ कि इनको वेक्टर की तरीके से नहीं देखना, हम पाइथागोरस थ्योरम से ही लगा लेंगे। ये जो है, ये आपका जो रिजल्टेंट आपका वोल्टेज आ रहा है, उसको हम EMF कह देंगे। उसके और करंट के बीच में जो फेज़ डिफरेंस है, इसको हम लोग फेज़ कहते हैं, याद रखिएगा, इसको हम लोग फेज़ डिफरेंस कहते हैं। ओके, तो EMF यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, देखिए भाई, EMF जो आएगा भाई, ये चीज़ VC होगी, ये चीज़ VR है, तो VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर अगर आप करें, इसका रूट पाइथागोरस थ्योरम से देखिए, दिस इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, कर सकते हैं ना। तो EMF इज इक्वल टू, इसको हम लोग इसको हम लोग IXC लिख सकते हैं, IXC VC को, और उसका स्क्वायर तो है ही, और VR तो भाई IR होता है, उसका स्क्वायर है आपका, ठीक है। फिर से I स्क्वायर होगा, उसको बाहर ले आना, तो वो रूट के बाहर आएगा तो I हो जाएगा, XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ये आ गया। तो I की वैल्यू आ गई अपनी यहाँ पे E/XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो अब की बार जो हमारा रेजिस्टेंस आया, जो ओवरऑल सर्किट का, जिसको हम इम्पीडेंस कहते हैं, वो कितना आया, इतना। तो ये हमारा इम्पीडेंस है किस सर्किट का, ये हमारा RC सर्किट का इम्पीडेंस है। जैसे हमारा LR सर्किट का इम्पीडेंस जो था वो XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर था, यहाँ XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है। चाहे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, I को, कोई बड़ी बात नहीं है, E/1/ωc का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, 1/ωc, जो कि XC की हमने वैल्यू रख दी है। और ये तो आपको पता है, ये भी आप याद रखिएगा कि ओमेगा की वैल्यू 2π इंटू फ्रीक्वेंसी होती है। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसको लीनियर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चंस जब क्लियर होंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या इसका मतलब है, ठीक है। ओके, तो ये आपका फाइनली, अब अगर हमसे कोई फेज़ डिफरेंस पूछता है कि जो हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज है उसका फेज़ डिफरेंस कितना है, तो आप कैसे देंगे। फेज़ एंगल की भी चर्चा कर लेते हैं ज़रा। हमारे पास ये VR था, ये VC था, ये इनका रिजल्टेंट EMF था, और मैंने कहा कि ये फाई उसका पीछे जा रहा था, ठीक है। तो अगर tan फाई अगर आप निकालेंगे, ये फेज़ एंगल जो है हमारा tan फाई जो होता है वो फेज़ एंगल है, यानी कि आपका रिजल्टेंट वोल्टेज आपके करंट से कितना आगे पीछे है, ये यही होता है।
फेज एंगल। तो tan फाई उसका अगर हम लोग निकालें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वाली चीज़ VL है, चाहो तो इसको VL अपॉन VR लिख लो, VC अपॉन VR, तो ये आपका IXC हो जाएगा अपॉन IR हो जाएगा, आई कट जाएगा तो XC अपॉन R हो जाएगा। ठीक है, तो कभी फेज एंगल निकालना हो तो ऐसा निकल आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इंडक्टर रजिस्टर का वोल्टेज और इंडक्टर का वोल्टेज का जो रिजल्टेंट आया था एक प्रकार से, तो वो क्या फेज़, उसका फेज़ एंगल क्या था। तो फेज़ एंगल का अगर मैं tan फाई करूं तो वहाँ पाऊंगा ये चीज़, ये भाई ऑब्वियस सी बात है VL के बराबर होगी, ये भी VL होगी, तो VL अपॉन VR हो जाएगी, है ना। इसको आप IXL कह सकते हैं अपॉन IR हो गया, आई कट गया तो XL अपॉन R हो गया, ये आपका फेज़ एंगल आ गया। ठीक है, शुरू करते हैं। आज हम लोग RC सर्किट के एग्जांपल्स करेंगे और RC सर्किट के एग्जांपल्स में सबसे पहले मैं एक आपको प्योर कैपेसिटिव सर्किट का एग्जांपल बताता हूँ। उसको करने से आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि सवाल कैसे करने हैं, और फिर हम लोग जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों लगे होंगे वो सर्किट देखेंगे, यानी RC सर्किट। तो पहले एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट का एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल आपके स्क्रीन पर देखिए, ऊपर ये रहा। ठीक है, एग्जांपल ध्यान से देखिए, सवाल पढ़िए। इसमें सवाल में लिखा है एन EMF E इज इक्वल टू 100 sin 3 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ प्योर कैपेसिटर ऑफ 637 माइक्रोफैरड। ओके फाइन। पहला द इंस्टेंटेनियस करंट, सेकेंड द इंस्टेंटेनियस पावर, थर्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पावर, एंड फोर्थ द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो एक एक करके देखते चलते हैं। पहले आप सवाल अच्छे से नोट कर लीजिए, उसका डेटा आप सब लिख लीजिए। सबसे पहले जो आपके पास चीज़ें दी हुई हैं उनको आप लिखना शुरू कीजिए। तो सर्किट का EMF दिया हुआ है, वो दिया है 100 sin 3 यानी एक इंस्टेंटेनियस EMF की इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, कैपेसिटर जो है वो कैपेसिटेंस 637 माइक्रोफैरड का है, चाहे तो माइक्रोफैरड लिखिए या आप उसे लिख लीजिए 637 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है। लेट मी टेल यू दैट करंट इक्वेशन इंस्टेंटेनियस की होती है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ये तो जनरल इक्वेशन होती है, लेकिन चूंकि हमको ये दिया हुआ है EMF की वैल्यू, हमको इसके हिसाब से देख के चलना होगा। अब चूंकि EMF दिया हुआ है और उसके हिसाब से आपको करंट लिखना है, तो आपको जरा मैं बता दूं, आपको याद होना चाहिए वही डायग्राम जो मैं बार बार बनाता हूँ, फिर से बना रहा हूँ। सपोज़ ये रेजिस्टेंस अक्रॉस द मतलब वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। ये तीनों को बनाने की ज़रूरत क्या थी, अभी समझ में आएगा। रजिस्टर के अलॉन्ग ही करंट का भी होता है, आप याद रख लीजिए। तो इससे क्या होगा कि अगर आप इस एक पर्टिकुलर डायग्राम से सारी चीज़ें आप क्लियर कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर फिगर से प्योर कैपेसिटिव का भी क्लियर हो जाएगा, प्योर इंडक्टिव का भी, प्योर रेजिस्टिव का भी, LR सर्किट भी हो जाएगा, RC भी हो जाएगा, LCR भी हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर प्योर इंडक्टिव की बात कर रहे हैं तो प्योर इंडक्टिव में आप केवल VL सपोज कीजिए, इसके अलॉन्ग जो VR है, VR ना सपोज करके आप केवल करंट सपोज कर लीजिए। तो इससे पता चलता है कि इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है, करंट उससे 90 डिग्री फेज़ लैग पे होता है। यानी अगर EMF की इक्वेशन E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी है, तो उसी प्रकार से करंट की इक्वेशन होगी E0 बाई R, इसको चाहे तो I0 भी लिख लीजिए, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अगर EMF दिया है तो उसके हिसाब से दिखाना होगा आपको कि करंट उससे पाई बाई 2 पीछे है। अगर RC सर्किट हुआ तो RC सर्किट में देखिए, आप भूल जाइए, केवल ये करंट का डायरेक्शन याद कर लिए, और ये VC का, तो देखिए करंट यहाँ 90 डिग्री आगे है ना। कैपेसिटर के अक्रॉस करंट पहले डेवलप होता है और उसके अक्रॉस वोल्टेज बाद में। तो अगर कैपेसिटर की EMF इक्वेशन दी है E0 साइन ओमेगा टी, तो उसके हिसाब से जो करंट की इक्वेशन होगी ये I0 ही है ना। E0 बाई R लिखो या चाहो तो I0 लिखो इसको, और ये हो जाएगी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। आप देख सकते हैं करंट यहाँ पर पाई बाई 2 आगे है VC से, है ना। तो चूँकि इसने कहा है पहली चीज़ कि इंस्टेंटेनियस
करंट की इक्वेशन निकालनी है, तो वो इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन जो बन के आएगी इस वोल्टेज के हिसाब से, वो ये नहीं आएगी, वो आएगी I इज़ इक्वल टू आई नॉट साइन जो भी ये वैल्यू है 314t प्लस पाई बाय 2। भाई 314 तो ओमेगा है ना, ओमेगा टी लिखा हुआ है, तो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो ये इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन होगी। ये दिखाना है आपको कि वोल्टेज से पाई बाय 2 लीड कर रहा है करंट। ये कैपेसिटर में है, अगर इंडक्टर होता तो माइनस पाई बाय 2 लिखते हैं। तो अब देखो इसमें क्या चाहिए आपको, बहुत ईजी है, सारी चीज़ें आपके पास हैं। यानी कि आपको ये इक्वेशन चाहिए और इस इक्वेशन में जो वैल्यू है आप देखिए, आप आई नॉट की वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अगर आई नॉट की वैल्यू, वैसे तो ये आप जानते हैं कि साइन पाई बाय 2, इसको अगर ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आई नॉट साइन पाई बाय 2 प्लस 314t, क्या फ़र्क पड़ता है, a प्लस बी ए लिखो या b प्लस ए। हाँ, लेकिन a माइनस बी को b माइनस ए नहीं लिखा जा सकता, तो ये लिखा जा सकता है। और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये हो गया आई नॉट कॉस 314t। ये इक्वेशन आ गई आपकी इंस्टेंटेनियस करंट की। अब इसमें आई नॉट की वैल्यू अगर हम लोग निकाल लें तो हमारे पास परफेक्ट करंट की इक्वेशन आ जाएगी। आई नॉट की वैल्यू कैसे आएगी भाई, आई नॉट की हमने कहा वैल्यू होती है वी नॉट बाई सर्किट का जो भी रेजिस्टेंस हो। अगर वो कैपेसिटर, इंडक्टर ये सब लगे हैं तो उसको इम्पीडेंस कहा जाता है, टोटल रेजिस्टेंस को। तो यहाँ पे चूँकि केवल और केवल कैपेसिटर लगा है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, ऐसा इक्वेशन में चीज़ें क्लियर हैं कि प्योर कैपेसिटिव है, तो इसका मतलब केवल कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस होगा, उसको एक्सी लिख लो। अब एक्सी यू नो दैट इट इज़ 1 अपॉन ओमेगा सी, तो आई नॉट कम्स टू बी वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, विच कैन बी रिटन एज वी नॉट इंटू ओमेगा इंटू सी, है ना, ये ऊपर चला जाएगा। अब वी नॉट की वैल्यू तो भाई यहाँ वी नॉट की वैल्यू मैक्सिमम दी हुई है, तो लिख लो 100 हो गया। ओमेगा की वैल्यू यहाँ 314 दी है, 314 लिखो। और कैपेसिटेंस दिया है 637 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। अब इस पूरी चीज़ को आप सॉल्व करिए। ये पूरी चीज़ अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ कट सट के, अगर ये पूरी चीज़ें आप देखेंगे, है ना, ये पूरी चीज़ वैल्यू कट सट के आपकी 20 एम्पियर के आप आसपास आ जाएगी। आप इसे लगा के देख लीजिए, आप वैल्यू मल्टीप्लाई कीजिए, 20 एम्पियर आएगा। तो आई की वैल्यू आपके पास आ गई, आई नॉट भी आ चुका है, तो इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन आ गई 20 कॉस 314t एम्पियर, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में कहा है इंस्टेंटेनियस पावर। याद रखिए, इंस्टेंटेनियस पावर कहा है आपसे। तो पावर की वैल्यू आप 50 तरीके से जानते हैं, वी आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर, ये सब पावर होता है। अब इंस्टेंटेनियस पावर कहा है तो इसका मतलब ये भी इंस्टेंटेनियस होगा और करंट भी इंस्टेंटेनियस होगा, ठीक है। ज़रा मैं बता दूं कि पावर के साथ, अभी जब हम पावर पढ़ाऊंगा उसमें पावर फैक्टर एक पार्ट इंक्लूड होगा। वो पावर फैक्टर क्या होता है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन अ सेपरेट लेक्चर, ओके। हियर वी आर गोइंग टू एंड अप विद दिस ओनली, V instantaneous into I instantaneous, that will be our power. So what is V instantaneous? You got the equation, write it down, 100 sin 314t. What is I instantaneous? I instantaneous अभी निकाला आपने, 20 cos 314t, ठीक है। तो इसको आप कर दीजिए, ये 2000 हो गया मल्टीप्लाई होके, और यहाँ ये हो गया साइन 314t और cos 314t। अब देखो एक काम करो, 2 इससे हटा दो, इसको लिखो 1000, और ये हो गया 2 साइन 314t कॉस 314t। याद करिए फॉर्मूला था साइन 2a का, 2 साइन ए कॉस ए। ए जो है तुम्हारा ये दोनों में सेम है ना, 314 3, तो ये आपका एंगल हो गया एक प्रकार से। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला साइन 2a लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1000 साइन 314 इंटू 2 टाइम्स, यानी कि हो जाएगा 628t। ये पावर की इक्वेशन आ गई आपके पास, ठीक है। ये वॉट आ गया आपके पास पावर में। और क्या क्या चीज़ बची है भाई, मेरे पास बची है फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर। तो फ्रीक्वेंसी तो आप फॉर्मूला जानते हैं, ओमेगा जो होता है वो होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ओमेगा की वैल्यू आप देख लीजिए, पावर के बारे में बात की है तो पावर की फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे, ओमेगा की जगह
पावर की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 628। तो उस हिसाब से याद रखिए फ्रीक्वेंसी चाहिए, ये फ्रीक्वेंसी होती है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। इसको तो आप इस इक्वेशन से, क्योंकि पावर की इक्वेशन है, पावर की इक्वेशन में जो भी ओमेगा की जगह था वो रख दीजिए, तो हो जाएगा 628 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 628। आई थिंक इट इज़ विजिबल फ्रॉम देयर, इज इट नॉट? लेट मी डू इट ओवर हियर। तो ये आ गया 628 अपॉन 2 पाई कर देंगे तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। कितना है भाई? ये हो गया 628 अपॉन 2 इंटू 3.14। तो देखा जाए तो ये 6.28 होता है, और ये पूरा जो है ये चीज़ ये करोगे तो 6.28 होगा, तो ये 100 आ जाएगा आपके पास। तो 100 हर्ट्ज़ आपकी पावर की फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। और पूछा है मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब मैक्सिमम एनर्जी का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। कैपेसिटर के अंदर जो मैक्सिमम एनर्जी होती है वो हाफ सी वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो मैक्सिमम की बात किया है ना, तो मैक्सिमम एनर्जी में हाफ सी वी स्क्वायर होता है, तो आपको वोल्टेज मैक्सिमम रखना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी की बात किया उसने, इसलिए वोल्टेज ही मैक्सिमम रखा। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू रख दो यार, वोल्टेज की जो मैक्सिमम वैल्यू जो आप देख रहे हैं वो रख दीजिए, स्क्वायर कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 3.185 जूल। कैपेसिटर की जगह कैपेसिटेंस ही रख दीजिएगा, ओके। सो यू गॉट द आंसर। So now we are moving to our next very question, okay. So let's start the next question. The next question is on your screen. See carefully. See what the question says. See it carefully, that what the question says. It's quite important to note down the question first. Write down it separately somewhere. See what are the datas given it. Examine the datas separately and then decide the approach, how you are going to move into the question for the solution. So what we have got, let's discuss it. An AC voltage V is equal to 200 sin 314t is applied across a series CR circuit. Capacitance is given out to be 318.2 microfarad and R is equal to 7 ohm. क्या क्या चीज़ें पूछा है? अब ये एक आरसी सर्किट का है, चूँकि आर और सी दोनों दिया हुआ है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस पूछा है, इम्पीडेंस पूछा है, पीक करंट और आरएमएस करंट पूछा है, फेज एंगल पूछा है, और वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट एलिमेंट्स पूछा है। बहुत सी चीज़ें पूछी हैं, बहुत ही एक ही क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी चीज़ें कलेक्ट करता है। सबसे पहले जो मुझे दिया है मैं उसको लिखता हूँ। V इज इक्वल टू 200 साइन 314t, ठीक है। कैपेसिटेंस इज गिवन आउट टू बी 318.2 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड को मैं डायरेक्टली फैरेड लिख देता हूँ, 10 रेजिस्टेंस 7 ओम दिया हुआ है, ठीक। सबसे पहले पूछा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XC पूछा है आपसे। XC क्या होता है याद करिए, ये होता है 1/ओमेगा C, यानी 1/2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू कैपेसिटेंस। अब ख़ास बात है कि यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू तो आप डायरेक्टली यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि साइन ओमेगा टी होता है ना, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा की डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, तो ये सीधे आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ जाएगा। ओमेगा है आपका 314, कैपेसिटेंस है 318.2 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको? ओके, इससे आपका वैल्यू ये डायरेक्ट आ जाएगी, ये आ जाएगा 10 ओम। कैलकुलेट करके देखिए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ गया। सेकेंड पूछा है इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। याद करिए सर्किट, ये VR है और ये VC होता है, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट होता है ये होता है √VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर, जिसको कि I आप ये इसको लिख सकते हैं IR का स्क्वायर प्लस IXC का स्क्वायर। यही आपका वोल्टेज रिजल्टेंट होता है, या VRMS जिसको कह दें। और फिर ये तो दोबारा मैं लिख दे रहा हूँ, तो VRMS इज इक्वल टू ये स्क्वायर है, तो ये हो गया √I² दोनों में से कॉमन ले लोगे तो बाहर आके वो I हो जाएगा I, और ये हो जाएगा R² प्लस ये आपका 1/ओमेगा C है उसका स्क्वायर। तो I की जो वैल्यू आती है VRMS अपॉन यही आती है R² प्लस 1/, ये सब बार बार लिखने से फॉर्मूला रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। अब VRMS अपनी जगह रहने दीजिए, और यही है आपका इम्पीडेंस सर्किट का। तो याद रखिएगा
सर्किट का आरसी सर्किट का इम्पीडेंस होता है अंडर रूट XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। जैसे वहाँ R स्क्वायर प्लस XL था, तो यहाँ पर XC आप निकाल चुके हैं, वो आ रहा है 10, तो ये 10 का स्क्वायर लिख लीजिए। रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको दिया हुआ है 7 ओम, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, ठीक है। तो 100 प्लस, तो ये 149 आपके पास आ गया, ठीक। इसका आप रूट निकालेंगे तो 12.2 ओम आ जाएगा। तो एक काम करिए कि आप थर्ड पार्ट पे आइए, जो ये पूछा है पीक एंड द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। तो ऐसा है, पीक वैल्यू करंट की तो I0 हो जाएगा V0 बटे Z, और IRMS जो होगा वो होगा I0 बाय रूट 2। देखिए आप इस बात को समझ लीजिए, तो I0 की वैल्यू V0 बाई Z और IRMS की वैल्यू I0 बाई रूट 2 आप कर सकते हैं। वैसे तो IRMS ऐसे भी किया जा सकता है VRMS अपॉन Z, तो यहाँ तो आप चाहें तो, या फिर उसके पहले आपको VRMS निकालना पड़ेगा, है ना। तो या इस फॉर्मूले से निकालो या इस फॉर्मूले से निकालो, दोनों ही फॉर्मूले होते हैं। एक IRMS का VRMS के साथ रिलेशन है, एक IRMS का मैक्सिमम करंट के साथ रिलेशन है, I मैक्स के पीक वैल्यू के साथ। याद रखना ये रूट 2 है और ये Z है, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। तो I0 को हम लोग V0 बाई Z इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि Z हम निकाल चुके हैं। तो V0 है आपका 200 वोल्ट और Z आपका आ गया है 12.2 ओम, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो I0 की वैल्यू आ जाएगी 16.4 एम्पियर, ठीक है। इसी प्रकार से IRMS भी निकाल लो यार, वो तो I0 बाय रूट 2 करना है, काम खत्म हो जाएगा। I0 ऑलरेडी निकाल चुके हो इसलिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी, तो 16.4 लिखो अपॉन रूट 2 करो, तो ये आपका, आप इसको निकालिए, ये आ जाएगा आपका 11.6 एम्पियर, ठीक है। मैंने आंसर पहले से निकाला हुआ है, मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में समय वेस्ट ना हो हम लोग का। तो 11.6 एम्पियर आएगा, आप इसे निकाल लीजिए। अब ये आ गया आपके पास। अब फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, जो इसने कहा है फेज एंगल और वोल्टेज अक्रॉस द RC। तो ये होता है, देखिए फेज एंगल, ये रिजल्टेंट वोल्टेज है आपका, तो ये कितना ये बना रहा है, क्योंकि सर्किट में VR के अलॉन्ग ही करंट बहता है। क्योंकि देखिए सर्किट में जैसे ही वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर डेवलप होता है, तुरंत जैसे ही आपने वोल्टेज दिया तुरंत उसके अक्रॉस करंट फ्लो होने लगता है। इसलिए हम लोग कभी कभी वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज लैग नहीं होता, रेजिस्टेंस और करंट के बीच में कोई फेज लैग नहीं होता, इसीलिए हम लोग वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस के अलॉन्ग से ही हम लोग करंट भी दिखा सकते हैं, क्योंकि उनमें बीच में फेज लैग होता ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप tan फाई निकालते, फेज एंगल क्या है भाई, tan फाई को आप लिख सकते हैं tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी VC अपॉन VR। वैसे तो आप याद कर लीजिए, ये XC हो जाएगा, IR हो जाएगा, तो ये XC अपॉन R हो जाएगा। XC की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 10 ओम, रेजिस्टेंस आपका 7 है, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.428। तो tan फाई की वैल्यू इतनी आ गई, तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स 1.428। ये आप चाहें तो कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कैलकुलेटर से, और ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से भी निकल जाता है ये आप निकालेंगे तो ये करीबन 55 डिग्री के आसपास आएगा फेज लैग। यानी रिजल्टेंट वोल्टेज जो है सर्किट का, RC सर्किट का और करंट के बीच में जो फेज लैग है वो 55 डिग्री है। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है, करंट उससे 55 डिग्री लीड कर रहा है, यानी करंट पहले डेवलप हो जा रहा है और उसके बाद जो है रिजल्टेंट वोल्टेज सर्किट के क्रॉस एक प्रकार से डेवलप हो रहा है। अब देखिए सी पार्ट में, जो इसके बाद वाला पार्ट है, उसमें RMS वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर निकालना है। तो VRMS अक्रॉस द जो कैपेसिटर होगा, कैपेसिटर के अलॉन्ग VRMS कैपेसिटर, वो क्या होगा भाई, जो करंट IRMS उसके थ्रू जा रहा है इनटू जो उसका कैपेसिटेंस हो XC। इसी प्रकार से VRMS अक्रॉस द रजिस्टर जो होगा वो होगा IRMS इनटू जो रजिस्टर का रेजिस्टेंस है। ख़त्म हो गई यार, दोनों की वैल्यू जानते हो। इसकी वैल्यू 11.6 आ रही है, सॉरी करंट की, ऐसे दिखा दो, और XC की वैल्यू आप लिख लीजिए यहाँ पे, XC आपने 10 ओम निकाला हुआ है, तो ये 116 वोल्ट के आसपास आ गया उसका। इसी प्रकार से इसको करोगे तो अगेन करो, 11.6 इंटू 7 करो ओम, तो ये आपका 81.2 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया, एकदम साफ साफ ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप देखिए,
देख लीजिए क्वेश्चन, नोट कीजिए उसको कहीं पे, अच्छे से नोट कर लिया तो हम लोग अब डील करते हैं उसको। शैल वी? ओके। Calculate the RMS current in an AC circuit containing a capacitor of 40 microfarad and a resistor of 10 ohm in series. The power supply in the circuit is rated 230 volt 50 हर्ट्ज। ठीक है, हमने कि देखिए एक सर्किट है जिसमें कि जो कैपेसिटर है और रेजिस्टेंस है वो सीरीज में लगा हुआ है, अल्टरनेटिंग सोर्स लगा होगा कहीं। ठीक है, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू दी हुई है वो 10 ओम है और कैपेसिटर की जो वैल्यू दी हुई है वो 40 माइक्रोफैरड है। ये चीज़ें दी हुई है। अब पावर सप्लाई सर्किट में 230 वोल्ट है, तो वोल्टेज जो है वो 230 वोल्ट है, यानी ये VRMS की वैल्यू है। जो बोलता है ना कि वोल्टेज इतना है सर्किट में, तो इसका मतलब वो RMS बताता है। अदरवाइज वो आपसे बोलेगा पीक वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज, तो इसका मतलब वो कोई दूसरे वोल्ट की बात कर रहा होगा। ऐसा ही बोल रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है कि इतना सर्किट में वोल्टेज है, इसका मतलब ये है कि वो आपको RMS वोल्टेज बता रहा है, ना कि पीक वैल्यू बता रहा है और ना कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस तो वैसे भी इक्वेशन से आती है। फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज बना रहा है। मैंने बताया दो प्रकार की फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी। ये दोनों ऐसे ही रिलेट होती हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ओके, तो RMS करंट निकालना है, तो IRMS क्या होगा भाई? VRMS बटे इम्पीडेंस। अब VRMS दिया हुआ इम्पीडेंस निकालना है। इम्पीडेंस सर्किट का, RC सर्किट का क्या होता है मैं बता चुका हूँ आपको, XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, XC 1/ωc होता है, उसका स्क्वायर करो, प्लस R जो है वहाँ इस सर्किट में दिया हुआ है कितना, 10 ओम है ना। रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम दी हुई है, देखो, तो 10 का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, अब 1/ωc आप सॉल्व करिए पहले, तो चाहे तो XC आप पहले ही सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे कहीं पे। XC आप दिखा दीजिए, XC आप पहले से ही सॉल्व करके दिखा दीजिए कि XC की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, XC है 1/2 इंटू 3.14 पाई और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 हर्ट्ज दी हुई है, इंटू कैपेसिटेंस दिया हुआ है यहाँ पे 40 माइक्रोफैरड, 40 इंटू 10 की पावर -6। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो XC की वैल्यू आ जाएगी 79.6 ओम। सॉल्व करिए पहले। तरीका तो यही कि पहले हर क्वेश्चन आप अपने सॉल्व कीजिए एंड देन यू गो टू द सॉल्यूशन। जैसे ही क्वेश्चन आता है आप उसको नोट कीजिए एंड स्टार्ट डूइंग बाय योरसेल्फ। And once you got the solution, just check out with my solution whether you have done it correct or not, whether you are getting the right answer or not. That is the best way. Okay, so even if you have seen for the once, you have not done it for the first time, okay, see the solution, how am I doing it, and just after the solution is complete, start the question by your own and try to bring the answer by your own. Okay, देख कर समझने से कुछ नहीं होगा। तो z की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये देखिए यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो ये 10 का स्क्वायर इसका हो जाएगा और 1/ωc मैंने बताया है 79.6 आ गया है, तो 79.6 का स्क्वायर कर दोगे, ये वैल्यू आ जाएगी 80 ओम के आसपास। निकाल के देखना, एक बार ये आ गई तो बस z आ गया है, रख दो भाई। 230 वोल्ट अपॉन z की वैल्यू 80 है, आपका ये चीज़ करके आ जाएगा 2.87 एम्पियर, आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ? ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, आप अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, बढ़िया समझ में आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन डील करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एन अल्टरनेटिंग RMS करंट ऑफ 1.5 मिली एम्पियर एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 100 रेडियन पर सेकेंड flows through a 10 kilo ohm resistor and a 0.50 microfarad capacitor in series. Calculate the RMS voltage across the capacitor and the impedance of the circuit. क्या क्या चीज़ें दी हैं, पहले हम लोग उन सब चीज़ों को नोट डाउन करते हैं। और ये जो है RC सर्किट है, चूँकि इसने बताया हुआ है, तो RMS करंट तुमको डायरेक्टली IRMS की जो वैल्यू दे रहा है वो तुमको दे दिया है 1.5 मिली एम्पियर, तो मिली को लिख लेते हैं 10 की पावर -3 एम्पियर, डायरेक्ट लिख दिया हमने। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू दिया है 100, कितना दिया है भाई, 100 रेडियन पर सेकेंड, लिख लो 100 रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है। रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 किलो ओम, तो 10 इनकी किलो का मतलब 10 की पावर 3 ओम, लिख लिया आपने।
और कैपेसिटेंस दिया है 0.50 माइक्रोफेरेड और 10⁻⁻⁶ फेरेड, लिख लो। समझ में आ गया। अब भैया ऐसा है कि तुमसे पूछा क्या है, आरएमएस वोल्टेज पूछा है अक्रॉस द कैपेसिटर और इम्पीडेंस सर्किट। तो देखो इम्पीडेंस सर्किट का तो यार आरसी सर्किट का आपको पता है, एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सबसे पहले एक्सी निकाल लो। अब एक्सी क्या होता है भाई, 1/ω होता है। 1/ω की वैल्यू 100 दी हुई है, कैपेसिटेंस दिया है 0.50 10⁻⁻⁶। एक्सी सॉल्व कीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻⁴ ओम। सॉल्व कीजिए, ये आ गई आपकी। अब देखो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर होगा IRMS, जो भी करंट उसके अक्रॉस दौड़ रहा हो और जो भी उसका कैपेसिटेंस हो। इसी प्रकार से ये बात समझ आई केवल, लेकिन आपसे केवल वोल्टेज RMS वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर पूछा है, तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर आप मतलब वही VC निकालनी है, ये वाली, ये RMS वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, ये VRMS ही है। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर का मतलब वो RMS वैल्यू पूछ रहा है, यही फॉर्मूला RMS वैल्यू का होता है। दिस इज RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो बस खत्म हो गई बात आपके पास। अब आप सबसे पहले तो आप Z निकाल लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और Z निकालने, Z चूंकि पूछा है, Z आपने निकाल लिया है, सॉरी। आप VC यहाँ पे आप पहले निकाल लीजिए, IRMS और XC दोनों आपके पास है, XC की वैल्यू पता है, इससे आपके VC आ जाएगा। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं। IRMS आपका दिया है 1.5 × 10⁻³ एम्पियर, और XC अभी आपने निकाला है कितना, ये आ गया 2 × 10⁻⁴ ओम, ठीक है। तो ये हो गया 2 × 10⁻⁴। इसको सॉल्व करोगे, देखो ये 30 वोल्ट के आसपास आ जाएगा। अब Z भी निकाल लो। तो Z दिया है XC का स्क्वायर, XC आपका आ चुका है 2 × 10⁻⁴, है ना, और इसका स्क्वायर कर देना है। और R स्क्वायर, R दिया है 10 × 10⁻³ जाओ तो इसको 10⁻⁴ लिख लो और उसका स्क्वायर कर लो, ठीक है। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, आपको आसान बना देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसको स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁴, 2 × 8, भाई पूरे पे स्क्वायर होगा ना, दोनों पे पावर लगेगा, प्लस इसको लिखोगे 10⁻8। तो ऐसा है कि अगर तुम 10⁻8, ध्यान रखो, अगर तुम 10⁻8 को इससे और इससे कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 10⁻8, ये हो जाएगा अंदर 4 और उधर हो जाएगा 1, है ना, 4 + 1 हो गया, तो ये 5 हो गया। 10⁻8 जब बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, ऐसे लिखा सकता है ना 10⁻8, ये रूट है क्या, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और ये हो गया 5 √5। तो ये जब बाहर आएगा तो ये इसका, जब भी कोई चीज़ बाहर लाया करो तो पावर जो भी है उसका आधा कर दिया करो, जब स्क्वायर रूट लगा हो तो 10⁻⁴ बाहर आ गया और √5। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2.236 × 10⁻⁴ ओम आंसर तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, कोई कन्फ्यूजन?